नमस्कार, मेरा नाम है दिग्विजय सिंह। गुड रिटर्न्स पर आपका स्वागत है। बजट को लेकर हमारी खास सीरीज फ्यूचर फोकस बजट 2025 के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे शेयर बाजार की। इस पे हम जो हमारे साथ डिस्कशन के लिए जो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं वो हैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर फर्म तेजी मंदी के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिसर्च राज व्यास जी। आपको बता दें, तेजी मंदी जो है वो देश की दिग्गज ब्रोकिंग फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की सब्सिडरी कंपनी है। तो राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन शो। तो सर, सबसे पहले तो चूंकि बाजार के लिए अर्निंग सीजन और बजट दो बड़े ट्रिगर हैं, और चूंकि अर्निंग सीजन टीसीएस के रिजल्ट के साथ शुरू हो चुका है, ऐसे में मैं अर्निंग सीजन से ही आप से जुड़ा सवाल स्टार्ट करता हूँ। ये जो टीसीएस के रिजल्ट आए हैं और Q3 के अर्निंग को आप कैसे देख रहे हैं सर बाजार के लिहाज से? टीसीएस ने काफी अच्छा ग्रोथ डिलीवर किया है दिसंबर क्वार्टर्स में अक्रॉस पैरामीटर्स। अगर हम देखें रेवेन्यू, मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी, वो सब इन लाइन थे एज पर कंसेंसस एस्टिमेट्स भी। और ये ग्रोथ का रीजन जो ड्राइविंग पॉइंट था वो था इनका कंज्यूमर बिजनेस ग्रुप, जो 1.1% बढ़ गया था। एनर्जी का जो सेगमेंट है वो भी बढ़ गया था। रीजनल अगर हम मार्केट्स में भी देखें और अक्रॉस ज्योग्राफीज भी, तो एवरी पैरामीटर्स में उन्होंने ग्रीन टिक कर दिया था कि उन्होंने अच्छा डिलीवर किया था। अगर हम टीसीवी, जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, जो एक काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, वहां पे देखे तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग था, तकरीबन डॉलर कुछ 10.2 बिलियन के आसपास, जो Q2 में सिर्फ 8.6 बिलियन था। तो ये हिसाब से भी हमें दिख रहा है कि जो उनको नए जो कॉन्ट्रैक्ट जो ऑर्डर्स है वो भी उनको मिलने चालू हो गए, जो एबिलिटी प्रदान करता है खुद कंपनी के लिए और अक्रॉस सेक्टर्स के लिए भी। और एक तो पॉइंट है अट्रिशन रेट, जो हम आईटी सर्विसेज में बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं, वो भी कुछ 13% के करीब उनके निचले स्तर पर है। तो वो काफी ये डिलीवर करता है। और अगर हम एज अ सेक्टर की अगर हम बात करें तो यूएस इलेक्शंस पास्ट 7 आउट ऑफ 8 अगर इलेक्शंस हम देखें तो एवरी 7 टाइम्स में आईटी सेक्टर ने एक्चुअली आउट परफॉर्म किया है बेंचमार्क इंडाइसेस को। तो अगर अभी हम देखें कि ट्रम्प ऑफिस रिज्यूम करने वाले हैं 20 जनवरी से, और उसके बाद उन्होंने जो H1B1 वीजा पे भी कूल ऑफ दिखाई है, जो एक काफी इम्पोर्टेंट है आईटी कंपनीज के लिए, क्योंकि हमारे इंडियन आईटी फर्म्स की मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू अमेरिका और यूरोप कंट्रीज से आती है। तो ये एक जो उन्होंने स्टांस लिया है वो काफी पॉजिटिव लिया है। और जैसे कि उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, भी स्टेबल है, तो ये सब एक पैरामीटर्स है जो एज अ सेक्टर और एज अ कंपनी को एक पॉजिटिव मोमेंटम डिलीवर करता है आगे के लिए। तो हम काफी पॉजिटिव है एज अ आईटी सेक्टर एज अ होल पर। आईटी के अलावा कोई और सेक्टर है जो नतीजों के लिहाज से इस बार Q3 के लिहाज से फोकस में है, जो आप निवेशकों को उस पर नजर रखने के लिए कह सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं? अपार्ट फ्रॉम आईटी अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल्स एक सेक्टर है, वो काफी हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल्स आपकी पूरी इकोनॉमी को केटर करती है। और अगर हम देखें कि अगर हम विकसित भारत की बात करें तो केपेक्स वगैरह का जो रिक्वायरमेंट है, आपको इकोनॉमी को ग्रो करना पड़ेगा। तो इकोनॉमी ग्रो तब होगी तब आपके मैन्युफैक्चरिंग जो है सेक्टर वो आपका ग्रो करेगा। और अभी जैसे जो डेटा पॉइंट्स हमें मैक्रो डेटा पॉइंट्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं, वो हिसाब से यही है कि इंडस्ट्रियल जैसा सेक्टर जो है हम काफी पॉजिटिव है। कंपनी स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो हमारे फंड में हमने JNK इंडिया भी लिया हुआ है, तो वो भी इंडस्ट्रियल सेगमेंट पे वो केटर करता है। तो अगर आप देखें कि जो फाइनेंशियल्स है और मैनेजमेंट जो आउटलुक दे रहे हैं एज पर सेक्टर आउटलुक और कंपनी आउटलुक, वो काफी बेहतरीन है। तो इंडस्ट्रियल्स पे जो है, अगर आईटी को छोड़ के हम फोकस करें तो इंडस्ट्रियल इज समथिंग दैट वी आर फोकसिंग ऑन। सर, शेयर बाजार में ओवरऑल अगर हम देखें तो नए साल से ही बहुत पहले तो करेक्शन देखने को मिला नवंबर दिसंबर में, फिर उसके बाद अभी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है।
तो आप हाँ। क्या इसका रीजन देख रहे हैं जो उतार चढ़ाव बहुत बड़े बड़े रेंज में हो रहा है, इसका क्या वजह है सर, और आगे कितने टाइम तक ये चलता रहेगा? क्या बजट तक का यही नजरिया रहेगा, यही मूड रहेगा बाजार का? अगर बजट के 15 डेज पहले का अगर हम हिस्ट्री रिकॉर्ड अगर चेक करते हैं तो लास्ट 5 बजट्स में एवरेज परफॉर्मेंस नेगेटिव रहा है -3%। और सिर्फ जुलाई 2024 में मतलब गवर्नमेंट आने के बाद जो हुआ था बजट जुलाई में, उसमें ही एक पॉजिटिव रिटर्न हमें देखने को मिला था। तो ये एक डेटा पॉइंट देख सकते हैं अगर हम वोलेटिलिटी की अगर बात करें तो। और ये ही अगर हम बजट अनाउंस होने के 15 डेज के बाद का परफॉर्मेंस अगर हम देखें, बजट का जो एवरेज है वो पॉजिटिव रहा है 2.3%। बजट के 15 डेज पहले बहुत वोलेटिलिटी होती है, जो बहुत न्यूज भी आने लगते हैं कि भाई टैक्स में कमी हो सकती है या ये सेक्टर को कुछ बूस्ट मिल सकता है। तो ये सब रीजन से वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। पर अगर हम बजट के अनाउंस 15 डेज के बाद का अगर परफॉर्मेंस देखें लास्ट 5 बजट्स का, तो वो काफी पॉजिटिव रहा है। अगर अभी हम मार्केट क्यों करेक्ट हो रहा है, तो इसकी 3-4 बड़ी चीजें हैं। एक तो बैटल चल रहा है डोमेस्टिक लिक्विडिटी के बीच में, वैल्यूएशंस हो गए, ग्लोबल हेडविंड्स हो गए, और एक एफआईआईज का जो आउटफ्लो है इंडियन मार्केट में, ये हमें देखने को मिल रहा है। अब ये क्या किया है कि हमने जब ऐसे डीप करेक्शंस का हिस्ट्री देखा और हमें इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट मिला कि हर 2 साल में निफ्टी में 10% या उससे ज्यादा का करेक्शन हमें देखने को मिलता है, चाहे जो भी रीजन हो। अगर हम 2000 में अगर हम देखें तो ब्रेक्सिट रेफरेंडम का रीजन था, 2018 में आईएलएफएस क्राइसिस हो गए थे, 2020 कोविड के वजह से हो गया था, 2022 में अगेन रशिया यूक्रेन वॉर ने ग्लोबल मार्केट्स को इम्पैक्ट किया था, और अभी 2024 जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया एफआई आउटफ्लो हो रहे हैं, और ये रीजन से मार्केट काफी इम्पैक्ट हुआ है। तो मतलब तो शॉर्ट में अगर एक्सप्लेन करें तो चाहे जो भी रीजन हो, ये मार्केट का एक अपना तरीका होता है एक्सेस वीक हैंड्स को फ्लैश आउट करने का। और ये भी एक देखना जरूरी होता है कि ये डीप करेक्शंस होने के बाद मार्केट आगे कैसे परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम देखें ये ऐसे करेक्शंस के बाद, तो मार्केट ने एक्चुअली 12 to 15 मंथ्स में न्यू हाईज बनाया है, और मार्केट ने उसको न्यू लेवल्स को ओवर द पीरियड टच भी किया है। तो एक ये पॉजिटिविटी हो सकती है कि चलो अभी 10% या उससे ज्यादा का करेक्शन हो गया है, इससे ज्यादा ना, और आगे निफ्टी या जो बेंचमार्क इंडेक्सेस है आगे इधर से ग्रो करें। तो ये बजट जो अभी 1 फरवरी को पेश होगा, इस पे कैसा मूड लग रहा है बाजार का? आपको क्या उम्मीद लग रही है सर, बाजार किस दिशा में जा सकता है, स्पेशली जब हम बजट को हिट करेंगे 1 फरवरी को? तो बजट के पहले का जो मंथ है, लाइक जनवरी अगर हम बात करें, तो इसका भी हमने एक एनालिसिस किया है कि वो कैसे परफॉर्म करता है बजट के पहले आने से। तो लास्ट 10 इयर्स का अगर हम एवरेज है, तो बेंचमार्क इंडेक्सेस निफ्टी 50 इन्होंने ना -0.1 से लेके पॉजिटिव 0.2-0.3% के बीच में रिटर्न्स दिए हैं इन्होंने। तो इसका रीजन जैसे है बजट तो है ही, दूसरा ये रीजन है कि क्वार्टरली अर्निंग्स की शुरुआत भी हो जाए। तो इससे क्या होता है कि मार्केट दोनों चीजों को ग्रास्प करता है, या तो बजट पे भी फोकस करता है न्यूज पे, और क्वार्टरली अर्निंग्स जैसे आइए उस पे भी फोकस करता है कि आगे की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी क्या होगी। तो ये सब रीजन से होता है। और अगर हम जैसे आपने बताया कि मार्केट काफी वोलेटाइल है अभी, तो हमने वोलेटिलिटी इंडेक्स के बारे में भी देखा। तो अगर यही सेम पीरियड के दौरान जो इंडिया का जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, वो उसका जो मिनिमम जो इंक्रीज हमें जो देखने को मिला है वो 7% के करीब है। तो यस, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो डेटा बता रहा है कि भाई वोलेटिलिटी जो है वो मार्केट में बनी रहेगी बजट आने तक, बिकॉज ऑफ जो न्यूज फ्लोज हमें मिलते हैं और क्वार्टरली अर्निंग से। जो बजट है, तो अब बजट जब आ रहा है, तो आप किस सेक्टर में स्पेशली फोकस कर रहे हैं? कि जैसे अब अर्निंग सीजन में आपने बताया कि आईटी और इंडस्ट्रियल हो गया, अब अगर जब बजट आ रहा है तो बजट को लेकर कई तरह की उम्मीदें हैं, आप किस सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं, कहाँ नजर बनाए हुए हैं, जो हमारे दर्शकों को आप बता सकें? करेक्ट। तो अगर हम बजट खास तौर पर अगर इम्पैक्ट के बारे में देखें, तो हम ज्यादा बजट पे स्पेकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि उसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं रहता। क्योंकि पिछले अगर हम बजट पे भी अगर हम स्पेकुलेट करते भी है, तो आखिरकार होता वही है कि मतलब कैसे होता है, वो शॉर्ट टर्म एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है बजट डे या नेक्स्ट
3-4 फ्यू डेज के लिए, बट उसके बाद वापस हमें जो मार्केट है वो अर्निंग्स ग्रोथ और फंडामेंटल्स पे फोकस करता है और बजट की बातों को भूल जाता है कि बजट में क्या हुआ था। तो अगर हम इसके चलते अगर हम देखें, जैसे आपने बोला कि अपकमिंग जो बजट है और सेक्टर स्पेसिफिक हमारा रहेगा, तो हम फोकस कर रहे हैं सेक्टर जैसे रेलवेज हो गए, आपके एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और रिन्यूएबल्स पर। रेलवेज पर हमारा फोकस इसके लिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद ही कहा था वो फोकस कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन, सेफ्टी अपग्रेड्स जैसे कवच हो गया, नेटवर्क एक्सपांशन और इलेक्ट्रिफिकेशन पर जो उन लोग काम करना चाहते हैं और उन्होंने काम किया भी है। तो और लास्ट अगर हम जुलाई के बजट देखें तो रेलवे का जो बजट एलोकेशन था वो तकरीबन कुछ 2.60 लाख करोड़ के आसपास देखा गया था। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये बजट में ये आता है कि नहीं, क्योंकि पिछले बार ये एलोकेशन हमें इंक्रीज जो लास्ट जुलाई का जो उसके पहले का जो फरवरी का जो बजट था उससे काफी इंक्रीज हो गया था। तो ये सेक्टर को एक प्रोडक्टिविटी और रेजिलियंस प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक काफी बड़ा सेक्टर है जो अपने जीडीपी को भी कवर करता है, आई गेस 3.3 या 3.4 के करीब जो भारत का जीडीपी है। और क्योंकि ये एक इंडिया का जो विकसित भारत बनने का जो हमारा विजन है उनके लिए भी एक सेक्टर है। तो गवर्नमेंट ने लास्ट जो बजट है बहुत इंटरिम हो गया आपका, या जो जुलाई का बजट हो गया उसमें कुछ चेंजेस नहीं किया था, वो आपका 11.11 लाख करोड़ के आसपास ही था। हाँ जी। नवंबर तक के अगर हम डेटा देखें तो उन्होंने कुछ 46.2% ही केपेक्स यूटिलाइज किया है। उनको बहुत फास्ट पेस में बाकी का जो रिमेनिंग जो है परसेंटेज वो यूटिलाइज करना पड़ेगा। हमारा मानना ये है कि जो 11.11 लाख करोड़ है वो पूरे का पूरा यूटिलाइज नहीं हो सकेगा FY25 में, तो आगे उनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। और है ना, जो एलोकेशंस है वो अभी कैसे करते हैं इसके लिए हमारा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बना है। और डिफेंस हम बात करें तो डिफेंस जो लास्ट टाइम जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स अगर हम देखें तो उससे कुछ 0.3% नीचे आ गया था और वो था 6.1 लाख करोड़ के आसपास। और अगर हाल ही में हम देखें तो डिफेंस के जो मिनिस्टर है राजनाथ सिंह ने, उन्होंने काफी ऑप्टिमिज्म अप्रोच दिया कि 2025 जो है वो काफी सिग्निफिकेंट होगा डिफेंस सेक्टर के रिलेटेड। और हाल ही में उन्होंने जो एक्सपोर्ट का जो है उनका 2029 का 50,000 करोड़ का डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने की बात भी कही है। तो ये एक गोल इम्पोर्टेंट है जो हम देख रहे हैं जो काफी सिग्निफिकेंट होगा। और बजट इसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि ये पहला बजट होगा मोदी गवर्नमेंट का, तो ये एक रोड मैप भी रहेगा कि अगले 5 साल गवर्नमेंट किस प्रकार का काम करना चाहती है और इससे हमें काफी कुछ से बेटर तरीके से देखने को मिलेगी। तो सर ये रेलवे डिफेंस इंफ्रा सेक्टर को हम लोग देख रहे हैं, एक चीज जो हमें करना चाहिए, क्या जो विनिवेश का जो लक्ष्य है डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर जो है, इस पे क्या सरकार अग्रेसिव रहेगी इस बार बजट में? आपका क्या अनुमान है सर? कैसा है कि हर बजट में डाइवर्समेंट गवर्नमेंट फोकस करता है पर वो पूरा नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ रीजन से। तो हमारा फोकस यही है कि डाइवर्समेंट पे ज्यादा फोकस ना हो। भले गवर्नमेंट बाकी सब सेक्टर्स में प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है ताकि जॉब्स को क्रिएटिविटी बूस्ट मिल सके, बाकी के जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो आके अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। सो हमारा फोकस डाइवर्समेंट पे इतना ज्यादा नहीं है फिलहाल, क्योंकि वो भी एक स्पेकुलेशन हो गया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो स्पेकुलेशन होता है, वो चीजें नहीं होगी, थोड़े टाइम के लिए इम्पैक्ट होगी, बाद में वापस फंड की ओर जाएंगे। तो हम डेवलपमेंट पे अभी इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। अभी ये जो जीडीपी ग्रोथ को लेकर चर्चा हो रही है थोड़ा धीमा पड़ रहा है, थोड़ा म्यूटेड एस्टिमेट आ रहा है, 6.8 मैक्स है जो FY25 के लिए। आपका नजरिया क्या है सर? इसको बूस्ट अप करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसको रफ्तार बढ़ाने के लिए क्या कर सकती है, कुछ अनुमान आपका इस पर? तो जीडीपी बूस्ट करने के लिए पहला ये है कि जो टैक्सेशंस जो है, जो मिनिमम जो इंडिविजुअल के हैंड्स में है वो काफी ज्यादा है, इन्फ्लेशन भी बढ़ गए हैं, तो जो कंजम्पशन जो पावर है वो इतना नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम
देखें कि ये सब जो टैक्सेशन होगा, क्रूड ऑयल भी अगर आप देखें तो क्रूड ऑयल भी $77 पर डॉलर के करीब है, तो उनकी एक्साइज में हमें जो है क्या बोलते हैं अपना जो रिडक्शन है वो अभी अब तक हमें देखने को नहीं मिला है। और गवर्नमेंट का जो केपेक्स का जो प्लान है, जैसे मैंने आपको बताया 11 लाख करोड़ के आसपास था, तो उन्होंने अब तक यूटिलाइज किया 46-48% ही नवंबर तक के महीने में। और इसका ये भी रीजन हो सकता है कि हमारा इलेक्शन जनरल इलेक्शंस थे, स्टेट इलेक्शंस भी हमें को मिले, और आगे वाले साल में भी हमें जैसे दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गई, या यहाँ पे भी हमें स्टेट इलेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब रीजन से जो गवर्नमेंट का जो केपेक्स था वो भी इतना देखने को नहीं मिला जितना हमें देखने को ये था। तो जो टैक्सेशन हो गए, गवर्नमेंट का जो केपेक्स का होगा कि उन लोग केपेक्स करेंगे, क्योंकि अगर वो करेंगे तभी इंडस्ट्री आपकी ग्रो होगी, और जैसे इंडस्ट्री ग्रो होगी दैट विल हैव अ कोरिलेशन विद द ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ। तो अभी जैसे 6.8 आप बता रहे हो, वो 6.5 और 7 की FY25 का जीडीपी ग्रोथ होना है। बट जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो बजट है काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें गवर्नमेंट क्या क्या प्लान्स लेके आता है वो हमें आगे के ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के बारे में काफी कुछ बताएगा। और लास्ट 2-3 इयर्स से इंडिया का जीडीपी ओवरऑल बहुत डेवलपिंग कंट्री और जो एमर्जिंग मार्केट्स है उससे काफी आउट परफॉर्म किया है, और ये साल भी वो आउट परफॉर्म ही करेगा। ये इंटरनल चीजें हैं, एक बार वो सही हो जाएगी तो जीडीपी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। सर लास्ट सवाल है सर, ये जो बजट आने वाला है इसमें इसको लेकर आप कुछ बड़े अनाउंसमेंट की उम्मीद कर रहे हैं सर? कुछ ऐसा टैक्सेशन स्पेशली बहुत न्यूज चल रहा है कि टैक्सेशन को लेकर कुछ रिलीफ दिया जा सकता है, और इसके अलावा कुछ ऐसा कुछ संभावना लग रही है सर, कुछ बड़ा ऐलान हो? आपकी क्या उम्मीदें हैं बजट से? अगर हम एक्चुअल में अगर बजट को ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा फोकस इस पे ही है कि मतलब वो कहीं बनी रहे, स्पेशली उन सेक्टर्स पे जो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने बात किया, केपेक्स पे बात किया, मैन्युफैक्चरिंग, और जो पीएलआई स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की अक्रॉस सेक्टर्स, तो उस पे वो काफी इन सेक्टर्स पे हम फोकस कर रहे हैं। अगर हम ये देखें कि कुछ रिलीफ या जो भी है, तो अगर आप देखोगे पिछले कुछ दिनों में हमें ये देखने को मिला था पहले कि ना जो इनकम टैक्स स्लैब है वो अब 15 लाख तक है ना वो गवर्नमेंट माफ कर देगी। अभी न्यूज आया कि वो 10 लाख तक के आसपास होगा। तो एक जो इनकम टैक्स जो रिलीफ है वो एक काफी अच्छा माना जाता है, बिकॉज क्या करेगा जो मिडिल क्लास है, जो जहाँ पे काफी ज्यादा परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग करती है इंडिया की, तो अगर इनकम टैक्स में रिलीफ अगर हो जाएगा तो उनके हाथ में जो कैश है वो कैश ज्यादा बचेगा। कैश ज्यादा बचने की वजह से उनका जो कंजम्पशन पावर है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, और कंजम्पशन पावर बढ़ने से जो हमें एफएमसीजी सेक्टर्स या जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हो गए, जहाँ पे हमें कुछ देखने को नहीं मिली है, और इनका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें स्टॉक प्राइसेस पर भी देखने को मिल रहा है, तो इन पे पॉजिटिव एक टर्न अराउंड हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि मतलब जो ग्रोथ है वो ग्रोथ पिकअप होने लग जाएगी। और जैसे हमने जीडीपी पे भी बात किया है, तो अगर अक्रॉस इंडस्ट्रीज, अगर अक्रॉस जो ज्योग्राफीज हमें अगर जो कंजम्पशन पावर है जो ग्रो अगर हो जाएगा, इन्फ्लेशन में भी कमी आनी चाहिए। हमें आरबीआई के जो स्टांस पर है उस पे नहीं रहना चाहिए कि वो इंटरेस्ट रेट कट करेगा तभी ये जो कैश जो पावर है वो इन्फ्लेशन पर होगा। बट गवर्नमेंट को भी इस पे फोकस करना चाहिए, और ये सब करने की वजह से ही आगे जो जीडीपी ग्रोथ या कंजम्पशन ट्रेंड है वो पिकअप हो जाएगा। इन्फ्लेशन पे भी हमने जो सभी डिस्कस किया वो और एक पॉइंट है। और दूसरा है अगर हम देखें कि इंडिया को विकसित बनाने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, गवर्नमेंट इस पे भी काफी ज्यादा फोकस कर रहे थे, और उनका जो डेडलाइन है, कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो उनको अपना जो प्लांट यहाँ पे सेटअप कर, पेनिट्रेशन रेट है 15% के आसपास, तो उनका वो जो डेडलाइन है वो आपका कुछ 31 मार्च 2024 तक है। तो ये जो डेडलाइन अगर वो एक्सटेंड कर देंगे तो ये बूस्ट करेगा मतलब इनोवेशन को, ये एक जॉब क्रिएट में भी मदद करेगा। तो अक्रॉस जो हम देखें कि लास्ट टाइम जो एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड जो गवर्नमेंट ने बजट में बात किया था कि उनको स्किल्ड लेबर्स चाहिए, उनको सर्टेन सेक्टर्स में एम्प्लॉयज ऐसे चाहिए कि वो स्किल्ड हो जाए ताकि उनको जॉब मिलने के लिए आसानी हो जाए। तो ये सब रीजन से जॉब मिलना,
अगर जॉब मिल जाएगी तो उनको इनकम अर्निंग बढ़ जाएगी, टैक्सेशन स्लैब्स कम हो जाएंगे, तो ये सबसे काफी बेनिफिशियल हो जाएगा। तो ये ठीक है। सब जो है वो हम फोकस कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये है कि दो बाजार के लिए दो बड़े इवेंट हैं। पहला अर्निंग सीजन शुरू हो चुका है, दूसरा बजट है। अर्निंग सीजन पे अगर आप देख रहे हैं तो राज व्यास जी ये कह रहे हैं कि आईटी सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे आप फोकस कर सकते हैं और बाजार अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए वॉलेटिलिटी में ही रहेगा और बजट के लिहाज से जो कैपेक्स रिलेटेड जो सेक्टर हैं उन पे फोकस रखना चाहिए। तो राज व्यास जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच सर।